जब हम तानाशाही के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टैंक, फौज, सड़कों पर बंदूकें, है ना? लेकिन आज के लोकतंत्र में तानाशाही का चेहरा बदल गया है। अब वो कागजी कार्रवाई, बंद कमरों में होने वाली सुनवाइयों और एक अजीब सी खामोशी के साथ दस्तक देती है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे डर को एक बहुत ही सोचे समझे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शब्द महज एक कोटेशन नहीं है, ये किसी के निजी अनुभव का निचोड़ है। ये उस राजनैतिक दबाव की कहानी कहते हैं जहां आवाज उठाने की या सवाल पूछने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए इस डर के पीछे की पूरी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि डर सिर्फ एक एहसास, एक इमोशन नहीं है। असल में इसे शासन करने की एक पूरी सोची समझी संरचना, एक आर्किटेक्चर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। आज के दौर का जो अथॉरिटेरियन कंट्रोल है, वो तोपों और टैंकों से नहीं आता, बल्कि वो फाइलों के ढेर, कानूनी दांव-पेच और सुनवाइयों से लागू होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज़्यादातर दिखाई नहीं देती, पर इसका असर बहुत, बहुत गहरा होता है। इस तरह के सिस्टमिक प्रेशर को समझने के लिए एक टर्म है, धीमी हिंसा, या जिसे स्लो वायलेंस भी कहते हैं। अब ये क्या है? देखिए, ये वो हिंसा नहीं है जो आपको गोली या तलवार से तुरंत दिख जाए। नहीं, ये होती है कानूनी उत्पीड़न से, किसी को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से निचोड़ देने से। इसका असर धीरे धीरे होता है और मकसद होता है किसी इंसान या किसी ग्रुप के भविष्य को ही खत्म कर देना। इसी डर के माहौल का एक जीता जागता उदाहरण है हाल ही में सामने आया डिजिटल अरेस्ट घोटाला। ये स्कैम इसलिए इतना कामयाब हो पाता है क्योंकि ये लोगों के उस गहरे डर का फायदा उठाता है कि सरकारी एजेंसियां बिना किसी पारदर्शिता या जवाबदेही के कुछ भी कर सकती हैं। और इस स्कैम का तरीका देखिए कितना सोचा समझा है। सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह चलता है। पहले एक कॉल आती है कि आपके नाम से कोई अवैध पार्सल मिला है, फिर कॉल एक नकली पुलिस अफसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जाम लगाकर सामने वाले को पूरी तरह डरा दिया जाता है और आखिर में उसे वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ये पूरी स्क्रिप्ट काम ही करती है लोगों के मन में बैठे डर के दम पर। तो अगर डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम आम लोगों के मन में बसे डर को अपना हथियार बनाते हैं, तो यही डर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है? चलिए इसे एक व्यक्तिगत कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक्टिविस्ट साकेत गोखले की, जिसे उनकी बहन ने दुनिया के सामने रखा। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मोरबी पुल गिरने का वो भयानक हादसा हुआ। इसके बाद नवंबर में साकेत ने प्रधानमंत्री के अस्पताल दौरे को लेकर एक ट्वीट शेयर किया और फिर कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर को गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये शब्द उस गहरे डर और बेबसी को दिखाते हैं जो उस परिवार ने उस रात महसूस किया होगा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक प्रमुख विपक्षी दल के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का एक पूरा पैटर्न, एक सिलसिला सा नजर आता है। मई 2022 से मार्च 2024 के बीच आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक गिरफ्तार होते गए। जब घटनाओं को इस तरह एक साथ देखते हैं तो ये एक लगातार चल रहे अभियान की ओर इशारा करता है। और जो टोटल टाइम इन सबने जेल में बिताया है, वो आंकड़ा वो वाकई में हैरान करने वाला है। 82 महीने, मतलब इन 5 नेताओं ने मिलकर कुल 82 महीने सलाखों के पीछे गुजारे। इसे ऐसे समझिए, ये लगभग 7 साल बनते हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये इस पूरी कार्रवाई का स्केल, उसकी गंभीरता सब कुछ बताता है। इस लगातार कानूनी दबाव का एक राजनीतिक नतीजा भी देखने को मिला। अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ दल को ज्वाइन कर लिया। तो चलिए अब जरा इस पूरी कानूनी और राजनीतिक रणनीति को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो इस तरह की राजनीतिक दबाव को मुमकिन बनाती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कानूनी लूप होल काम करता है। हमारा जो दल बदल विरोधी कानून है वो कहता है कि अगर कोई एक सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी सीट खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी कानून में एक पेंच है, वो ये कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य 2/3 एक साथ मिलकर पार्टी बदलते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर माना जाता है और तब उन पर यह कानून लागू ही नहीं होता।
ये सारी घटनाएं मिलकर एक खास संरचना की तरफ इशारा करती हैं। कुछ जानकार इसे तानाशाही की वास्तुकला या आर्किटेक्चर ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी नींव नफरत से भी ज्यादा डर पर टिकी होती है। इस वास्तुकला के 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। सबसे नीचे है नींव, यानी रोजमर्रा का डर। इसके ऊपर खड़ा है मचान, जो अधीन संस्थाओं से बना है। और सबसे ऊपर है एक गुंबद, यानी नफरत का दिखावा। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। डर की नींव बनाई जाती है कभी भी हो सकने वाली कानूनी कार्रवाई से, ताकि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस न करे। इसके ऊपर जो संस्थाओं का मचान है, उसमें पुलिस, अदालतें और मीडिया जैसी संस्थाएं सरकार की ताकत को और बढ़ाती हैं। और सबसे ऊपर जो नफरत का गुंबद है, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसका असली काम होता है जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर कहीं और लगा देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या डर की इस मजबूत दिख रही इमारत का कोई तोड़ है? अब जरा डर के इस तंत्र से आगे बढ़कर प्रतिरोध और उम्मीद की क्या संभावनाएं हैं, उन पर बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है डर। क्योंकि डर जितना असरदार होता है, जितना तेजी से फैलता है, उतना ही सच ये भी है कि वो खत्म भी हो सकता है। डर का मुकाबला किया जा सकता है, उसका प्रतिरोध संभव है। और इस सच्चाई को महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, दुश्मन डर है। हम सोचते हैं कि ये नफरत है, लेकिन ये डर है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि अगर इस पूरी संरचना की नींव डर है, तो फिर उम्मीद कैसे और कहाँ से बनती है? वो कौन सी ताकतें हैं जो डर का मुकाबला कर सकती हैं? शायद इस पर सोचना आज के दौर में सबसे जरूरी है।